हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि रेशियो किसको कहते हैं। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। कंडीशन क्या है? दोनों क्वांटिटी एक ही तरह का हो। जैसे टाइम है तो टाइम होना चाहिए दोनों, लेंथ है तो लेंथ होना चाहिए, मास है तो मास होना चाहिए, स्पीड है तो स्पीड ही होना चाहिए, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही होना चाहिए, एंड इन द सेम यूनिट। और ऐसा भी नहीं है कि मेजरमेंट यूनिट अलग अलग होना चाहिए। यदि लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में है तो दूसरे लेंथ का भी यूनिट सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, या मीटर में है तो मीटर में ही होना चाहिए। इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन है that one quantity is of the other, वो दोनों एक दूसरे का रेशियो है। द रेशियो A is to B द फ्रैक्शन A बटा B रिटेन एज A is to B। तो उसको रेशियो को हम दो क्वांटिटी और B है तो उसका रेशियो निकालने के लिए A बटा B लिखते हैं, और इसको पढ़ते हैं। दूसरा तरीका भी है लिखने का, A डबल डॉट B, और इसको पढ़ेंगे A is to B। द रेशियो A is to B वी कॉल A फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, एंड B द सेकेंड टर्म और कंसिक्वेंट। A को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, या दूसरा नाम इसका है एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, और सेकेंड बी को हम सेकेंड टर्म कहेंगे, जिसको हम कंसिक्वेंट भी कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? ए फ्रैक्शन डज नॉट चेंज व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। कोई भी फ्रैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर को हम सेम नंबर से, जो जीरो नहीं हो, नॉन जीरो, जीरो को छोड़ करके कोई भी नंबर से हम गुना कर देते हैं या भाग दे देते हैं। सो ए रेशियो ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो। इसलिए कोई भी रेशियो वही रेशियो कहलाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब उसको हम, है ना, दोनों अंक को, दोनों नंबर को, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रहते हैं, हम सेम नॉन जीरो नंबर से गुना या भाग करते हैं। अब आइए पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेशियो किसको कहते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ ए रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर वी गेट ए रेशियो इक्विवेलेंट टू गिवन रेशियो। कोई भी आपका रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो में दो नंबर है, एक न्यूमरेटर के रूप में है, एक डिनोमिनेटर के रूप में है। दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को यदि सेम नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर से यदि हम गुना करते हैं तो जितना भी हमको ये नया रेशियो मिलेगा वो सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेशियो कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि कोई रेशियो 2:3 है। इसको हमने क्या किया है कि यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 4 से हम 2 को भी मल्टीप्लाई किए हैं और 3 को भी मल्टीप्लाई किए हैं। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आया। तो 8:12 जो है वो 2:3 का इक्विवेलेंट रेशियो कहलाता है। इस तरह से और भी आप बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशियो बना सकते हो, इसी तरह दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुना करके। रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो का सबसे सरल रूप क्या होता है, सिंपल, जिसको और ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता है। द रेशियो एज टू बी इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ A एंड B इज 1। जांचने के लिए क्या करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, तो दोनों को, है ना, A और B के जगह पर जो भी नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों का हम HCF निकालेंगे। यदि HCF 1 आ गया तो हम समझेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और यदि HCF 1 नहीं आया, 1 से ज़्यादा आया है,
तो उस नंबर से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे और तब जाकर के जो रेशियो बनेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला रेशियो कहलाएगा। जैसे उदाहरण में देखो, एक्सप्रेस द रेशियो 75:125 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बोल रहा है कि 75 और 125 का रेशियो है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। हम क्या करते हैं कि इस दोनों का हम HCF निकाल लेते हैं। तो HCF और 75 एंड 125 ये आ रहा है आपको 25। अब इस 25 से हम 75 को भी डिवाइड करेंगे और 125 को भी डिवाइड करेंगे। तो हम लिखे 75:125 को हम लिख सकते हैं 75 बाई 125। अब 75 को भी 25 से डिवाइड कर दिए, 125 को भी 25 से डिवाइड कर दिए। तो ये आपका कट करके आता है 3/5, जो जिसको हम लिख सकते हैं 3:5। अब यही इसका है ना 3:5 जो है 75:125 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको अब और ज़्यादा सिंपल में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है कि अब इसको यदि हम HCF निकालते हैं तो 1 आएगा। To convert a given ratio A:B into its simplest form, we divide each term by the HCF of A and B। इसलिए रूल ये हो गया कि दिए गए रेशियो को यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, उस दोनों नंबर को जो रेशियो में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, उसका हम HCF निकालेंगे और उस HCF को हम HCF से हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। The ratio of two quantities is defined only when they are in the same unit। कोई भी रेशियो तभी डिफाइंड होगा जब दोनों सेम यूनिट में होंगे, दोनों सेम काइंड के नंबर होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो निकालना है, एक लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 2 को या तो सेंटीमीटर में बदल लेंगे या 12 को मीटर में बदल लेंगे और तब जा कर के उसका हम रेशियो निकालेंगे। सेम यूनिट में हो जाए, मीटर में है तो मीटर में ही रहना चाहिए, टाइम वाला टाइम का रेशियो है तो सेकेंड का है तो सेकेंडे होना चाहिए, आवर है तो आवर ही होना चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब यहाँ देखो एक उदाहरण है, आपको रेशियो निकालना है लेंथ का। एक लेंथ है 40 सेंटीमीटर और दूसरा है 1.5 मीटर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक का यूनिट सेंटीमीटर में है, दूसरे का मीटर में है। तो इसको हम रेशियो निकाल देंगे 40 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। हम या तो करें क्या, 40 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में बदल लें, या यदि हमको मन है कि इसको सेंटीमीटर में ही रहने देना है तो 1.5 मीटर को आप सेंटीमीटर बदल लीजिए। तो 1.5 को हम 100 से गुना कर देंगे तो 150 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 150 और ये आ जाता है आपको 4:15। तो ये रेशियो आपका सही होगा। कंपैरिजन ऑफ रेशियो, अब आपको बहुत सा रेशियो दिया हुआ रहेगा, है ना। अब हम लोग मतलब ऐसे नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर को कौन छोटा है कौन बड़ा है उसको अरेंज कर सकते हैं, करने का जानते हैं। या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। लेकिन यदि कोई फ्रैक्शन बहुत सा दिया हुआ है 2, 4, 5, है ना, तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, हमको कहा जाएगा कि सबसे छोटा लिखो उससे उसका बड़ा लिखो। मतलब ऐसे अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में यदि लिखिए तो उसका तरीका ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो। टू वी कंपेयर रेशियो इन सेम मैनर एज वी डू इन केस ऑफ फ्रैक्शन। क्या करते हैं कि फ्रैक्शन के केस में ही करते हैं। इफ़ वी हैव टू कंपेयर टू रेशियो, मान लेते हैं उदाहरण के रूप में 2 रेशियो को हमको कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा है। वी एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आते हैं।
नाउ कंपेयर दिस फ्रैक्शन बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर इक्वल। और उसको हम ऐसा करते हैं, है ना, इक्विवेलेंट रेशियो के तरीका से कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए विच इज ग्रेटर 5:6 एंड 3:4। बोल रहा है कि एक रेशियो 5:6 है, दूसरा है 3:4। इस दोनों में कौन बड़ा रेशियो है? देखिए 5:6 को हम 5/6 लिखे, 3:4 को हम 3/4 लिखे। एलसीएम ऑफ 6 and 4, है ना, जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है, एक का डिनोमिनेटर है 6 और एक का है 4, तो दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं, वो 12 आता है। अब हम इसको क्या करते हैं, 5/6 को, है ना, 6 से नीचे है उससे हम डिनोमिनेटर एलसीएम जो है उसको भाग देते हैं, तो 2 आता है। अब 2 से आप दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप गुना कर दीजिए, तो 5 गुना 2 और 6 गुना 2, ये 10/12 आ गया। उसके बाद फिर इसका जो है 3 से हम ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं, ताकि नीचे हमको 12 लाना है, तो 3 गुने 3/4 गुने 3, तो 9/12 हो गया। अब नीचे इस दोनों को देखिए, नीचे में दोनों का, है ना, दोनों रेशियो का नीचे में जो है डिनोमिनेटर वो 12 है, इसीलिए दोनों में से बड़ा वो होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर आपका इसका है 5/6 का, इसीलिए 5:6 इज ग्रेटर देन 3:4। अब आगे हम सीखते हैं प्रोपोर्शन। किसको हम कहेंगे प्रोपोर्शन है? 4 नंबर, यदि हमारे पास 4 नंबर है, जैसे A B C D, तो ये प्रोपोर्शन में तब कहलाएंगे जब A:B = C:D। 4 numbers A, B, C, D are said to be in proportion if A:B = C:D, मतलब A/B = C/D, and we write, और इसको लिखने का तरीका है A:B, जिसको हम A:B कहेंगे, और यहाँ 4 डॉट देंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, और C:D। तो ये जो चीज़ ये है वही चीज़ A है। We read it as A:B and C:D, और इसको हम पढ़ेंगे A:B as C:D, है ना। We read A, B, C, D are respectively known as, ये है ना, फर्स्ट टर्म मतलब A हो गया, सेकेंड टर्म B हो गया, थर्ड टर्म C हो गया, और फोर्थ टर्म D हो गया। फर्स्ट एंड फोर्थ, शुरू का और अंत का जो टर्म है उसको हम एक्सट्रीम टर्म कहते हैं या एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो शुरू में A है और लास्ट में D है, तो A और D दोनों हो गया एक्सट्रीम टर्म्स या सिंपली एक्सट्रीम, while second term and third terms are called middle term। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को हम मिडिल टर्म बोलते हैं या मीन्स बोलते हैं। इन ए प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यदि 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो ऐसा रूल है ना, कि यदि एक्सट्रीम वाला जो नंबर है उसको गुना करो तो वो बराबर होगा जो बीच में दोनों है मीन, उसको गुना करने पर। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम गुने इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब A और D है एक्सट्रीम, तो A और D को गुना करेंगे तो उतना ही होगा जितना B और C को गुना करेंगे। आर द रेशियो 45 ग्राम इज टू 60 ग्राम एंड 36 किलोग्राम इज टू 48 किलोग्राम इन प्रोपोर्शन। हमको बोल रहा है जांच की क्या ये 4 नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो वही रूल है, इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होंगे, है ना।
तो 45:65 इजकल टू 45:60 ये हो जाएगा, इस रूप में लिख देंगे और इसका जो रेशियो आया वो 3:4 सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। फिर 36 किलोग्राम इस टू 48 किलोग्राम को हम यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में लगते हैं तो 3:4 हो गया। इसका मतलब है कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। द रेशियो 45:60 ग्राम एंड 36 किलोग्राम इज टू 48 किलोग्राम आर इन प्रोपोर्शन। अब मान लीजिए कि मिसिंग नंबर को निकालने का है तो इस तरीक़ा से निकाल लेते हैं। जैसे 4 नंबर है ना, क्या क्या, x 18 5 3 जो प्रोपोर्शन में है, ये दिया हुआ है, इसका मत साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है ये प्रोपोर्शन में है, तो हमको x का निकालना है। तो रूल क्या है, 4 नंबर यदि प्रोपोर्शन में है तो एक्सट्रीम का गुना कीजिए, तो एक्सट्रीम में x है और 3 है तो 3x हो गया, और ये बराबर हो जाएगा मीन को गुना कीजिए, 18 और 5 है इसको गुना करते हैं तो 18, तो ये हो जाता है, और तो x बराबर हम निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन मिल गया, उस तरह से 13 आएगा तो x का वैल्यू 13 हो गया। 3 नंबर्स इन प्रोपोर्शन, 3 नंबर कब प्रोपोर्शन में रहेंगे, है ना, 3 यदि रहेंगे तो उसको हम कैसे लिखें, जैसे 3 नंबर्स A B C are said to be in proportion if A B B C are in proportion। यदि A B B C प्रोपोर्शन में रहेंगे तो कहा जा सकता है कि A B C प्रोपोर्शन में होंगे। तो A is to B is as B is to C। इन सच केस क्रॉस गुना करेंगे तो B² इक्वल टू AC। इफ 25 35 x आर इन प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब ये बोल रहा है कि 3 नंबर है, ये प्रोपोर्शन में है, x अननोन है, तो आपको उसका वैल्यू निकालना है। तो फिर उसका वही तरीका होगा, ये यदि प्रोपोर्शन में है तो आपको 25 35 35x ये भी प्रोपोर्शन में होंगे नियम के हिसाब से, तो दोनों को गुना कीजिए, x दोनों एक्सट्रीम को, तो 25 गुना x हो गया, फिर ये बराबर हो जाएगा, दोनों मीन को गुना कीजिए तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन में हम निकालेंगे तो ये 49 आएगा, तो x का वैल्यू 49 हो गया। इफ A is to B is as B is to C then A B C are said to be in continued proportion। इस तरह की यदि बात हो तो A B C को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहते हैं। C is called थर्ड प्रोपोर्शन टू A B, C को A B का थर्ड प्रोपोर्शन कहता है, एंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू A B B, और A B B को का फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। तो A/B इक्वल टू B/C इम्प्लाइज क्रॉस गुना करेंगे तो B² इक्वल टू AC, B का वैल्यू हो जाएगा √AC। तो B को यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं या ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, बिटवीन A और C के बीच का ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। अब आगे है यूनिटरी मेथड, इसका हिंदी होता है एक एक नियम। तो इस मेथड के द्वारा क्या करते हैं हम लोग कि सिंगल आइटम का वैल्यू निकालते हैं, बहुत सा आइटम का नंबर ऑफ आइटम्स का वैल्यू आपको, है ना, बहुत सा आर्टिकल का वैल्यू दिया हुआ है कि इतना है, तो पूछेगा कि उसके आधार पर आपको निकालना है कि इतने आर्टिकल का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें से एक आर्टिकल का वैल्यू निकालते हैं डिवाइड करके। तो एक आर्टिकल का वैल्यू यदि लगेगा कि कम होगा तो डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वैल्यू का निकालना है तो उसको मल्टीप्लाइड करते हैं। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। इस मेथड के द्वारा दिए गए वैल्यू में से
दिए गए आर्टिकल के वैल्यू में से एक आर्टिकल का वैल्यू निकालने का जो तरीका है उसको हम यूनिटी मेथड कहते हैं। द सिंपल रूल्स यूज्ड इन दिस मेथड आर, क्या है रूल निकालने का? टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, यदि ज़्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, एंड टू गेट लेस वी डिवाइड, ज़्यादा कम लगे कम वैल्यू का निकालना है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज, उदाहरण के लिए इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज 333, बोल रहा है 9 खिलौने का दाम 333 रुपया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉय, तो 16 खिलौने का दाम कितना होगा? लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज इक्वल टू ₹333, तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज क्या हो जाएगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? 333 से कम होगा। जाहिर है कि एकदम कम होगा। क्यों? क्योंकि 333 9 खिलौने का दाम है, कॉस्ट है, तो एक खिलौने का निकालने के लिए हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, ये 37 आ गया। अब एक खिलौने का दाम निकल गया 37, तो हमको निकालना है 16, तो जाहिर है कि एक खिलौने का दाम 37 है तो 2 का या उससे ज़्यादा का ज़्यादा होगा, इसलिए 16 खिलौने का दाम निकालने के लिए हम उसको गुना करते हैं। तो इस तरह से एक खिलौने का दाम निकल गया, उसके बाद 16 खिलौने का दाम हम उसको गुना करके निकाल लेंगे। चूँकि ज़्यादा होगा इसीलिए हम यहाँ पर गुना करें, 37 हुआ 1 खिलौने का दाम, और तो 16 खिलौने का गुना कर दें तो 592। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद एक और देखो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, इन एन आर्मी कैंप देयर वेयर प्रोविजन फॉर 425 मैन फॉर 30 डेज। बोला है कि कोई आर्मी का कैंप है, वहाँ भोजन का व्यवस्था ऐसा है कि 425 आदमी 30 दिन तक खा सकता है। इसका मतलब यही हुआ। फिर से सुनो इसको, एक आर्मी का कैंप है जहाँ पर भोजन का व्यवस्था इतना है कि 425 आदमी डेली, है ना, 30 डेज तक खा सकता है। However 375 मैन अटेंडेड, लेकिन संजोग क्या है, किसी कारण से कि वहाँ पर आर्मी 375 ही आया, है ना, अटेंड करता है। तो हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजन लास्ट, है ना, तो बोल रहा है कि ये कितने दिनों तक चलेगा रसद। तो अब देखो गौर से, पहले देखो इसको कि 425 आदमी 30 दिन, 425 आदमी के लिए 30 दिन के लिए खाना है, लेकिन आदमी पहुंचता है 375, कम है, तो इसका मतलब ज़्यादा दिन के 30 दिन से ज़्यादा दिन खाना चलेगा उसको। कैसे बनाते हैं देखिए, क्लियरली लेस मैन विल टेक मोर डेज टू कंज्यूम द सेम फूड, मतलब कम आदमी उतना ही भोजन को ज़्यादा दिन के लिए खाएगा, ज़्यादा दिन तक खाएगा। मोर मैन विल टेक लेस डेज टू कंज्यूम द सेम फूड, और उतना ही भोजन को, है ना, ज़्यादा आदमी कम दिन में ख़त्म कर देगा। तो आप देखिए यहाँ लिखे हैं, सिंस 425 मैन है प्रोविजन फॉर 30 डेज, मतलब 425 आदमियों के लिए, है ना, 30 दिन का प्रोविजन है। तो इसको यदि सिर्फ एक आदमी भोजन करे तो कितना दिन चलेगा? 30 दिन चलेगा या इससे ज़्यादा चलेगा? जाहिर है कि एक आदमी खाएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा, तो गुना कर दिए, 425 को 30 से गुना कर दे, जितना दिन ये इतना डे होगा। अब कितना आदमी वहाँ अटेंड किया? 375, तो 375 आदमी उसको खाएगा तो कम दिन में ख़त्म कर देगा, एक आदमी के जितना ख़त्म करता है। तो 375 आदमी के लिए क्या हो जाएगा, एक आदमी के तुलना में उसको हम डिवाइड कर देंगे, 425 गुने 30 डिवाइडेड बाई 375, और ये 34 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 दिन के बदला
है ना, कम आदमी रहने के कारण वो भोजन 34 डेज तक चलेगा। अब उसके बाद है डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी इसको कहते हैं। टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेड टू वेरी डायरेक्टली इफ द रेशियो ए बाई बी रिमेन्स कांस्टेंट। दो फिजिकल क्वांटिटी और ए और बी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है तब जब ए और बी को डिवाइड करने पर अलग अलग वैल्यू के ए उसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यू के बी को डिवाइड करने पर हमको एक ही नंबर आता है ना। जैसे द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ आर्टिकल। जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं, मान लीजिए कोई एक तरह का सामान है ना, तो जैसे जैसे आर्टिकल का संख्या हम ज़्यादा लेंगे तो उसी रेशियो में हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। मोर आर्टिकल मोर कॉस्ट। जैसे देखो, इफ 3 मीटर्स ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड वेज 23.4 kg, बोल रहा है कि 13 मीटर लंबा है ना यूनिफॉर्म आयरन का रॉड है, जिसको तौलते हैं तो 23.4 किलोग्राम होता है। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ द सेम लेंथ। तो वही रॉड 6 मीटर लंबाई का लेंगे तो हमको कितना वजन होगा, तो यूनिटी मीटर से निकाल लेंगे। चूँकि दिया हुआ है वेट ऑफ 13 मीटर रॉड इज इक्वल टू 23.4 किलोग्राम, तो 1 मीटर रॉड का वजन कितना हो जाएगा, कम होगा। जाहिर है कि 13 मीटर 23.4 किलोग्राम से कम होगा, तो उसको हम 13 से डिवाइड करेंगे। अब 1 मीटर रॉड का वजन हो गया इतना किलोग्राम, अब हमको लेना है 6 मीटर, तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, जितना होगा वो आपको निकल जाएगा कि 108 किलोग्राम हो जाता है। तो इस तरह से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज चैप्टर के हिसाब से जो एक्सरसाइज है उसको बनाना है। नहीं बनने की स्थिति में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, इंडिविजुअली भी बताने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स ए और मैथमेटिक्स बी कुल मिलाकर के आपको 50% सिलेबस पूरा हो गया है अभी तक। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। और अच्छे से मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, बनाइए। और जो भी चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम यदि नहीं बन रहा है, उस प्रॉब्लम को लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, क्लास ज़रूर लिख दीजिएगा, और हम उसको बना करके भेजेंगे। यदि ज़रूरत पड़ेगा समझाने का तो उसको हम समझाने का भी प्रयास करेंगे बात करके। थैंक यू।